नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लाहौर में रफ़ी साहब का शुरुआती जीवन कैसा था। दोस्तों, रफ़ी साहब के पिता हाजी अली साहब ने 1936 में यानी रफ़ी साहब के जन्म के 12 वर्षों के बाद अपने पैतृक गांव कोटला सुल्तान सिंह को छोड़कर लाहौर का रुख किया। हालांकि लाहौर में रफ़ी साहब ने कोई भी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने बड़े भाई के सैलून को ज्वाइन किया, जहां वह लोगों के बाल काटने का काम करते थे। रफ़ी साहब के पिता हाजी अली साहब उन्हें गायन और संगीत से दूर रखना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक 12 वर्ष के लड़के की प्रतिभा एक अजीबोगरीब ढंग से प्रकट हो गई। एक दिन जब रफ़ी साहब अपने घर में आराम कर रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी जो कि एक भावपूर्ण गीत गा रहा था। यह गीत वो अल्लाह की स्तुति में गा रहा था। रफ़ी साहब खुद को रोक न सके। उन्होंने अपने घर के बाहर आकर एक फ़कीर को मधुर गीत गाते हुए देखा, जो उनके घर के पास से ही गुजर रहा था। उस फ़कीर के कपड़े काले रंग के थे और काफ़ी बुरी हालत में थे, जिन पर पैबंद लगा हुआ था। उस फ़कीर के बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसकी लंबी दाढ़ी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया था। उसका चेहरा भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था, जो किसी भी बच्चे को डराने के लिए पर्याप्त था। अपने एक हाथ में एक तारा लिए हुए उस फकीर के गले से निकली हुई मीठी आवाज़ ने एक पल के लिए रफ़ी साहब को अपनी जगह पर जमा दिया। इसके बाद गीत गाता हुआ वह फकीर रफ़ी साहब की आंखों से ओझल हो गया। रास्ते में जहां से भी वह फकीर गुजरा, उसने अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित कर दिया। रफ़ी साहब ने सोचा कि क्या वो उस फकीर को कभी दोबारा देख पाएंगे। इसके बाद ये रफ़ी साहब की रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया। वो फकीर आता, रास्ते से गुजरता, अपना एक तारा बजाता और गाना गाता। रास्ते से गुजरते हुए फिर वो आम के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। रफ़ी साहब उसका पीछा करते, मानो कि वो उसकी आवाज़ के जादू से सम्मोहित होकर उसकी ओर खींचे चले जा रहे हों। वह फकीर एक भिखारी नहीं था, लेकिन गांव वाले जब भी उसके पास से गुजरते, उसे खाना देते या उसके पास सिक्के गिरा देते। एक दिन सुबह के समय वह फकीर रफ़ी साहब के ही घर के पास वाले घर के बरामदे में बैठा हुआ था। उस फकीर ने गाना शुरू किया, खेदन दे दिन चार निमाई, खेदन दे दिन चार। हमेशा की तरह रफ़ी साहब एक बार फिर से उसके गाने में खो गए। जैसे ही उस फकीर ने अपना गाना ख़त्म किया, रफ़ी साहब ने अपने बड़े भाई सिद्दीकी साहब से आग्रह किया कि वह उस फकीर को कुछ खाना और पैसे दे दें। जैसे ही उस फकीर ने घर से चलना शुरू किया, रफ़ी साहब ने अपने बड़े भाई से उसे वापस बुलाने के लिए कहा। रफ़ी साहब के बड़े भाई दौड़कर उस फकीर के पास गए और उस फकीर को अपने घर वापस बुला लाए। पहली बार रफ़ी साहब ने सामने से उस फकीर को देखा, जिसके गीतों की वे पूरे दिन प्रशंसा किया करते थे। रफ़ी साहब ने उस फकीर से दोबारा गाने के लिए कहा, जिससे फ़कीर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि किसी ने भी उस फकीर से अपना गाना दोहराने के लिए नहीं कहा था। उस फकीर ने हैरान होकर रफ़ी साहब से पूछा कि तुम्हें मेरे इस गाने में आखिर क्या खास लगता है। रफ़ी साहब ने विनम्रता से फ़कीर को जवाब दिया कि खासियत आपके गाने में नहीं, आपकी आवाज़ में है। जितनी सच्चाई से आपने गाया, मेरे दिल को छू लिया। एक पल के लिए उस फकीर ने रफ़ी साहब को देखा और वह समझ गया कि इस युवा लड़के में कुछ ना कुछ तो खास बात ज़रूर है, क्योंकि इसने इतनी छोटी सी उम्र में इस गीत की गहराई को समझ लिया। उस फकीर के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने आम के पेड़ की तरफ चलना शुरू कर दिया। रफ़ी साहब भी उसके पीछे चलते रहे। दोनों आम के पेड़ की छाया में नीचे बैठ गए। फकीर से उत्साहित होकर रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, खेदन दे दिन चार। आम के पेड़ के पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट जैसे उनके गीत में संगीत देने का काम कर रही थी। उनका एकमात्र दर्शक वह मैले कुचैले कपड़े पहने फकीर था, जो अब उनसे बहुत प्रभावित हो गया था। जैसे ही रफ़ी साहब ने अपना गाना ख़त्म किया, फ़कीर की आंखें खुशी से झूमने लगी। रफ़ी साहब के गीत के परफेक्शन से मंत्रमुग्ध होकर उस फ़कीर ने रफ़ी साहब को आशीर्वाद दिया और कहा कि एक दिन तुम्हारी आवाज़ पूरी कायनात पर राज करेगी। इस घटना के बाद संगीत रफ़ी साहब के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। रफ़ी साहब के बड़े भाई सिद्दीकी साहब ने एक बार कहा था कि उनकी उम्र के बच्चे के लिए संगीत की इतनी अच्छी समझ होना एक असामान्य बात थी। रफ़ी साहब ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने भाई सिद्दीकी साहब के साथ बिताया। उनके पसंदीदा ठिकानों में से एक उनके घर के ठीक पीछे स्थित हजरत दाता गंज बख्श का बहुप्रतिष्ठित मंदिर था। हालांकि रफ़ी साहब एक सैलून में लोगों के बाल काटने का काम करते थे, लेकिन संगीत उनकी आत्मा में रच बस गया था।
यहाँ तक कि अपना काम करते हुए भी वह पंजाबी लोकगीत गाते थे। ग्राहकों को यह काफ़ी मनोरंजक लगता था और उन्हें उनकी इस आदत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ ग्राहक तो उन्हें गाने के लिए टिप्स भी दिया करते थे। रफ़ी साहब उनकी सराहना से प्रसन्न होते थे। रफ़ी साहब के बड़े भाई दीन मोहम्मद ने उनकी इस विलक्षण प्रतिभा को देखा और उन्हें पूरे दिल से प्रोत्साहित किया। निसंदेह यह उनके पिता की जानकारी के बिना था। युवा रफ़ी साहब को महफिलों में आमंत्रित किया जाने लगा और जो लोग उन्हें जानते थे वो उनसे अक्सर गाने का अनुरोध भी करते थे। मोहम्मद दीन हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि उनका छोटा भाई वह काम करने का कोई मौका न चूके जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। 1938 में लाहौर आने के 2 साल बाद रफ़ी साहब ने कोटला सुल्तान सिंह की एक छोटी सी यात्रा की। इस बार वह अपनी चचेरी बहन बशीरा बीबी से शादी करने के लिए एक बारात के साथ गए। वह सिर्फ 14 साल के थे और बशीरा 13 साल की थी। बशीरा रफ़ी साहब के पिता के छोटे भाई दीन मोहम्मद की सबसे बड़ी बेटी थी। दीन मोहम्मद की 2 अन्य बेटियां भी थीं और इसलिए उन पर बशीरा की जल्द से जल्द शादी करने का दबाव था। अल्प सूचना पर आयोजित की गई इस शादी के लिए रफ़ी साहब पहली पसंद थे। शादी के बाद एक दिन लाहौर में, जैसा कि रफ़ी साहब की आदत थी, वह अपने काम के दौरान भावपूर्ण भजन गा रहे थे। तब उन्हें यह पता नहीं था कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक दिन अपने ही विचारों में खोए हुए जीवनलाल मट्टू साहब नूर मोहल्ले से गुजर रहे थे और उस सैलून के पास से गुजरे जहां रफ़ी साहब काम करते थे। जीवनलाल मट्टू साहब ऑल इंडिया रेडियो में एक एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करते थे। जैसे ही वह रफ़ी साहब के सैलून से गुजरे, रफ़ी साहब की आवाज़ ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वह रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनकर हैरत में पड़ गए, क्योंकि ऐसी गुणवत्तापूर्ण और रेंज वाली आवाज़ उन्हें उन पेशेवर गायकों से भी कभी कभार ही सुनने को मिलती थी जिनसे उनका ऑल इंडिया रेडियो में रोज़ मिलना जुलना होता था। वह कुछ देर तक रफ़ी साहब के सैलून के पास ही रुके रहे और ध्यान से उनकी आवाज़ को सुनने लगे। आवाज़ की ऐसी गुणवत्ता उनके दिल को छू गई। ऐसी असाधारण आवाज़ वाले व्यक्ति को देखने के लिए मट्टू साहब ने रफ़ी साहब के सैलून में प्रवेश किया। वो ये देखकर हैरत में पड़ गए कि ये आवाज़ एक साधारण युवा लड़के की थी जो कि अपने ग्राहक की दाढ़ी बनाते बनाते गा रहा था। मुट्टो जी, जो कि अपनी स्पष्ट वादिता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने रफ़ी साहब से केवल इतना पूछा कि क्या वह एक रेडियो गायक बनने में रुचि रखते हैं। मट्टू साहब के इस अचानक प्रस्ताव से प्रसन्न होकर युवा रफ़ी साहब ने ऊपर देखा और मट्टू साहब को उत्साही हाँ करने से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मार्च 1943 में रफ़ी साहब ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के स्टूडियो में एक ऑडिशन के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने इस ऑडिशन को पास भी कर लिया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि एक गायक के रूप में 4 दशक लंबे अग्रणी करियर की दिशा में यह उनका पहला निश्चित कदम था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। इस घटना से आगे का वर्णन हम अगली वीडियो में और अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।